नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप आर्टिकल्स पढ़ पा रहे होंगे और न्यूज़ में आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि इज़राइल ने अभी हिजबुल्लाह पे अटैक किया ही था। हिजबुल्लाह के टॉप 7 जो रैंक से 1, 2, 3, 4, 7th नंबर तक कमांडर थे, उनको सभी को निपटा दिया गया है। और इन सभी के निपटाने के बाद हसन नसरल्लाह जो कि कमांडर इन चीफ ऑफ हिजबुल्लाह था, उसको भी निपटाने के बाद अभी ये मूव कहाँ हो गए हैं? हुतीस पे। हुतीस कहाँ पे है? बेसिकली ये यमन के अंदर एक विद्रोही ग्रुप है, ठीक है? बात करेंगे इसके बारे में। उससे पहले आप देख लीजिए, इसको पुष्टि किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की हुतीस के ऊपर इन्होंने अटैक किया और बहुत बुरी तरीके से अटैक किया है। अब बात ये उठती है, सवाल ये उठता है कि पहले लेबनान लेबनान होने के बाद इजराइल यमन के अंदर पोर्ट्स पे, पावर स्टेशन पे अटैक क्यों कर रहा है? वहां पे इसराइल बहुत बुरी तरीके से अटैक कर रहा है। एक पोर्ट सिटी है, वो हुतीस कंट्रोल करते हैं उस सिटीज को। होडिया सिटी है, एक पोर्ट सिटी है, समुद्र के किनारे है। वहां पे इसने इसराइल ने बहुत बुरी तरीके से अटैक किया है। और संडे को स्टेटमेंट के दौरान इजरायली मिलिट्री ने कहा कि हमारे दर्जन ऑफ फाइटर, समझ रहे ना, 12 फाइटर जेट। सोचिए, एक दो फाइटर जेट होती है तो लोग सहम जाते हैं। ये 12 फाइटर जेट एक साथ गए और वहां के पावर प्लांट, सी पोर्ट फैसिलिटीज, रासइया एंड हल्दिया पोर्ट्स, ये दोनों सी पोर्ट फैसिलिटीज हैं, दोनों को निस्तानाबूद किया गया। और इसके अंदर एटलीस्ट 4 लोग मारे गए हैं और पोर्ट वर्कर्स एंड 3 इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स, ये लोग मारे गए हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसराइल इस तरह से अटैक क्यों कर रहा है? अभी तो उसने गाजा जीता, अभी वो लेबनान के अंदर अटैक करेगा, ग्राउंड इन्वेजन। लेकिन फिर एक यहाँ पे यमेन के अंदर थ्री फ्रंट ऑफ वार, समझ रहे हैं ना? थ्री फ्रंट वार क्यों ये चाहता है? और देखिए, इसराइल उस लायक है भी। हाँ हाँ, इसराइल आप समझते हैं बेसिकली होतीस है क्या? एक शिया मुस्लिम अल्पसंख्या है। अल्पसंख्या आपको पता है, जो देश में थोड़े कम मात्रा में हो, कम मात्रा में उनकी पॉपुलेशन हो। और आपको पता है बेसिकली ये राजनीतिक और धार्मिक समूह है, समझ रहे हैं ना? देखिए, ये जो हौतीस जो है ना, यमन के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है, स्ट्रॉन्ग होल्ड पावर को होल्ड करते हैं, समझ रहे हैं ना? ज्यादा यमन इनके कंट्रोल में रहता है, हुतीस के। देखिए, एक रिसर्च एजुकेशन सेंटर के मुताबिक 2010 के दशक में शुरुआती में अजब अरब स्प्रिंग मूवमेंट हुआ था, ठीक है? अब अरब स्प्रिंग मूवमेंट में ये हुआ था कि डिक्टेटरशिप जो है ना, डिक्टेटरशिप को यहाँ से रिमूव किया गया और डेमोक्रेसी आ गया, समझ रहे हैं ना? राजतंत्र को हटा के प्रजातंत्र आया, ठीक है? ये हुआ था। उसी समय इन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और क्या किया, 2014 के अंत तक यमन की राजधानी पे इन्होंने कब्जा कर लिया। देखिए, 2010 में ये स्प्रिंग मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मूवमेंट क्या करता है? मूवमेंट करता ये है कि जो वहां पे डिक्टेटरशिप था उसको हटा के डेमोक्रेसी आता है, और इसी डेमोक्रेसी के आड़ में पीछे पीछे ये लोग अपना वार स्टार्ट कर देते हैं और धीरे 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 4 साल बाद ये लोग उस देश पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है? और फिर फरवरी 2015 तक इन्होंने अपने देश पे नियंत्रण घोषित कर दिया। फरवरी 2015 में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यमन हुतीस कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, आज के समय में हुतीस कौन है? आज के समय में ये एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। किसने हिट लिस्ट किया है? यूएसए ने हिट लिस्ट किया है, ठीक है? आप समझते हैं हुतीस के बारे में एक सीक्रेट बातें। देखिए, हुतीस जो है ना, बेसिकली ये ईरान का प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी, देखिए प्रॉक्सी मतलब ये है ना कि आप डायरेक्ट वार नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे आपने कुछ अलगाववादी लोगों को खड़ा कर दिया है जो आपके सपोर्ट से लड़ रहे हैं, ठीक है? जैसे यमन में यहाँ पे है अंसार अल्लाह, एक ये है और एक हुतीज है, ठीक है? हुतीज को बेसिकली ईरान बहुत तगड़ा सपोर्ट करता है, समझ रहे ना? वेपन्स, मिलिट्री सब कुछ देता है। और आपको पता होना चाहिए, लेबनान में जो हिजबुल्ला है, इसको भी ईरान नहीं खड़ा किया है, समझ रहे ना? और इराक के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि ईरान ने खड़ा किया है ताकि वो इसराइल को दबा सके। डायरेक्ट कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट वार में नहीं जाए, ये ग्रुप्स इसके पक्ष में लड़ाई करें, ईरान शांत रहे। ये बेसिकली ईरान का माइंडसेट है। और आपको पता है कि जो यमेन के हुतीस विद्रोही ग्रुप्स हैं, इनको ट्रेनिंग देता है हिजबुल्ला। अभी हिजबुल्ला का चीफ तो मारा गया है। तो बेसिकली ये बात है। अब समझते हैं हुतीस इसराइल के दुश्मन कैसे हुए। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए, ईरान के जो दुश्मन वो हुतीस का दुश्मन, ईरान के जो दुश्मन ईरान के बनाए हुए प्रॉक्सी का दुश्मन। वही बात है। अब देखिए, इतना इनके प्रति कट्टरपंथा रखता है हुतीस इसराइल के प्रति कि इनके ग्रुप का एक नाम है और उनका स्लोगन वार क्राई जो होता है ना, समझते हैं? वार क्राई से लोगों में जोश आता है, आर्मी में जोश आती है। सभी देश के सभी यूनिट, जो भी सेना है, सेना के सारे यूनिट का अपना अपना एक वार क्राई होता है, स्लोगन्स होता है। तो इनका स्लोगन है डेथ टू इसराइल, इसराइल की मौत। समझ रहे हैं ना? इनका एक स्लोगन ही है और इस पे ये लोग जोश में आ जाते हैं। मतलब इनका माइंडसेट है, समझिए ना? आपको मैंने फिर से बताता हूँ, दे आर बैक बाय ईरान। ईरान इनको सपोर्ट करते रहता है। और इनका मेन ये है कि यूएसए और इजराइल इनका मेन एनिमी ये माने जाते हैं, ठीक है? अब ग्रुप बहुत ही ज्यादा क्लोज के ईरान है। आपको पता है, बहुत सारा एडवांस वेपन्स देता है, एक्सपर्ट्स क्लेम दैट इंक्लूडिंग आर्मी कलेक्टिव वेल्थ ऑफ, देखिए, वेपन्स देता है, फिर बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देता है, फैसिलिटेशंस देता है। हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स इनको ट्रेनिंग देते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, हिजबुल्लाह इनको ट्रेनिंग देता है। समझ गए? अब देखिए, हूथीस आजकल इतने ज्यादा चर्चे में हैं। अभी ये अटैक होने से पहले ये लोग बेसिकली करते क्या थे कि शुरुआत में तो इन्होंने इजराइल, जब ये वार स्टार्ट हुआ, कौन, गाजा और इसराइल में, हमास और इसराइल में, तो ये लोग क्या करते थे कि रेड सी के अंदर जो भी शिप्स जाती थी इसराइल की, उसको ये लोग कैप्चर, सॉरी,
उसको ये लोग कैप्चर कर लेते थे। और फिर बाद में ये लोग क्या किया, जो इसराइल से लिंक कंट्रीज हैं, जो इसराइल का सपोर्ट करते हैं, उसको भी उन लोगों को भी इसने उस उन सभी शिप्स को, देखिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। देखिए बेसिकली ये लोग करते थे ना कि ये रहा रेड सी हमारा, ठीक है, ये रेड सी है हमारा। और रेड सी के अंदर सपोज करिए कि यहाँ से ऑयल लेके जा रहा है, ठीक है, ऑयल लेके कोई शिप जा रहा है, इसराइल से होते हुए निकला, या ऑयल या ट्रेड लेके जा रहा है, सपोज करिए कि महाराष्ट्र जा रहा है, तो महाराष्ट्र जाने से पहले यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन। ये लोग क्या करते थे, यमन के हुतीस लोग, कि इस शिप को यहीं पे कैप्चर कर लेते थे, बहुत दिन तक बंदी बनाए रखते थे। और यही शिप, यही जो यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन के पास, यमन के पास एक पोर्ट सिटी है, जहाँ पे ये पोर्ट सिटी है, वहां पे अभी अटैक हुआ है। तो इसराइल चाहता है कि हमारा अब कोई भी शिप, कोई कंट्रीज का शिप जो हमसे लिंक हो, उसको रोके नहीं, इसलिए वहां पे इसने अटैक किया है और पूरा पोर्ट सिटी को बर्बाद कर देगा। सेकंड रीजन है अटैक करने का कि 28 सितंबर को इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने सरफेस टू एयर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो लॉन्च किया गया था यमन को, यमन की तरफ से इजराइल के ऊपर आता, उसको इजराइल ने इंटरसेप्ट करके मार गिराया। अब इसका मेन मोटिव क्या था, मेन मोटिव ये था कि इजराइल के पीएम यूएस से लैंड करने वाले थे कहाँ पे, इसराइल में, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव था कि हम लोग इस शिप को मार गिराए, सॉरी इस एयरक्राफ्ट को मार गिराए। उस एयरक्राफ्ट के अंदर इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू थे। तो इस मिसाइल का टारगेट यही था कि इस एरोप्लेन को हम लोग मार गया है। तो ये सारा मेन रीजन था जिसकी वजह से इसराइल ने इसके ऊपर अटैक किया। बेसिकली सी बात है, कोई आपके देश के प्रतिनिधि जो निर्देश करते हैं, जो देश के पीएम है, उनके ऊपर कोई अटैक करेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि देश अपना बदला लेगा ही ना। तो ये सारी बातें हैं। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आएगा। लाइक कर दे वीडियो।